कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एल क्यूब सिखाऊंगा। आप बोल रहे होगे सर कल L4 सिखाया, आज L3 सिखाया है। याद रखना, इंग्लिश में ही नहीं, जीएस हो या मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस पता है ना, तो आप उसको पूरा जड़ से पढ़ सकते हो और उसमें बहुत ही महारत हासिल कर सकते हो। बट आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए पहले। मैंने आपको L4 सिखाया। अब मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, कभी भी ऐसा कोई S1 S6 ऑर्डर सेंटेंस आपका कभी गलत होगा ही नहीं, अगर आपने सच में चारों को फॉलो करके लगा लिया ना। वैसे तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है ना, पापा सेंटेंस, उससे ही निकल जाएगा। नहीं तो अगर आप चारों को लगाओगे तो S6 पूरा सॉल्व हो जाता है, S1 S6। ऐसे ही हम लोग अब आज पढ़ेंगे L3। मैं आपको यहाँ पे 3 L के बारे में समझाऊंगा, जिससे आप सारे के सारे क्या कर सकते हो, ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना, सारे के सारे कर सकते हो। और पता है मैं आपको कितने कराऊंगा? मैं आपको कराऊंगा लगभग 101। देखो मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड। देखो कितने हैं ये टोटल, ध्यान से देखते जाना। 101 ग्रुप है। 101 के 101 ग्रुप ऐसे याद कराऊंगा ना भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ही देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, आज के बाद कभी भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आपको कभी डाउट नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक आपको एक फॉर्मूला बताया है L4। इंग्लिश में हम इससे क्या सॉल्व करते हैं, S1 S6 सेंटेंस जो होते हैं, उसको जो ऑर्डरिंग होती है बीच में PQRS की, वो सारी की सारी हम लोग L4 का जो फॉर्मूला है उससे सारी सॉल्व कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो L4 से सही नहीं होगा। ठीक है, सारे आप लोग क्वेश्चन L4 से सही कर सकते हो। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, आप लोग पहले जाके ये L4 देखना, तब आप लोग चीज़ें और अच्छे से समझोगे। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब कुछ जाके प्लेलिस्ट में देखना। यहाँ आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी, केमिस्ट्री की, हिस्ट्री की, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर। याद रखना, करंट अफेयर जिस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, और जैसे हिस्ट्री पूरी हाथ से हैंड रिटन सब कुछ समझाया है, बायोलॉजी भी केमिस्ट्री भी, आपको कहीं भी कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और मैं सब कुछ याद कराता हुआ चलता हूँ। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स देख लेना, आपको कहीं कोई इस तरीके से नहीं समझाएगा। आप लोग कितना ही सर्च कर लेना, आप लोग किसी का अगर पेड कोर्स लोगे ना, वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएगा कोई भी। क्योंकि पहली बात तो कोई इंसान चाहता ही नहीं कि किसी को ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स पता लगे। ठीक है, अब देखो L3 से जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम सारे सॉल्व करेंगे। अब हमको इसमें पकड़ना क्या है, हमको इसमें पकड़ना है कि भाई हमको लास्ट के 4 या 5 लेटर्स को पकड़ना है, जो लास्ट में 4 5 हैं। देखो ये जो लास्ट के 3 4 है ना, इनको पकड़ना है पहली बात। दूसरी चीज क्या है, परखना है। परखना क्या है, जो लेटर्स, आपको लेटर्स को परखना है, लेटर्स को नहीं, सिर्फ लेटर को। देखो यहां से देखना, यहाँ क्या आ रहा है स्टेशनरी में A, यहाँ क्या आ रहा है E। बस ऐसे लेटर को देखना है। और थर्ड है, देखो देखना क्या है, देखना ये है कि भाई कौन सा लंबा है। क्या देखना है, कौन सा लंबा है बताओ, डिमर डिमर लंबा है या डिम्योर लंबा है। आप इसको कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कैसा भी कर सकते हो, ये मत सोचो कि डिमर ही बोलना है, डिमूर बोल लो, जो मन कर रहा है वो बोलो, हमारा आंसर सही आना चाहिए एग्जाम में। जो मन कर रहा है वो बोल लो। ठीक है, पहली बात ये दिमाग से निकाल दो कि सर हम एग्जैक्ट बोलेंगे जो वो लिखा है, जो एग्जैक्टली करेक्ट होगा। करेक्ट होने के लिए एग्जामिनेशन में जो पेपर आएगा उसमें आपको कोई बोल के तो पूछ नहीं रहा क्या बोलना है, तो जो मन कर रहा है वो बोलो, बट याद करना है, मेन चीजें हमें याद होनी चाहिए। ये क्या लिखा है, डिमर, और ये डिम्योर। अब देखना लंबा कौन सा है इनमें, ये लंबा है। ठीक है, ये छोटा है। तो हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, याद रखना, हमें जो लंबा है उसकी तरफ जाना है, छोटे से जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसकी तरफ जाना है। ठीक है, अब देखो क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको बताया कि जो लास्ट के 4 5 हैं, या तो आप उनको पकड़ के लाउडली बोलो, लाउडली बोलो, लाउड बोलो, या कोई एक लेटर को पकड़ो, या ये देखो कि कौन सा लंबा है। 3 चीज बताई मैंने, लाउड बोलो, लेटर देखो
और लंबा देखो, ये 3 चीज़ देखनी है। कंफ्यूजिंग वर्ड सारे के सारे इसी 3 चीज़ों से सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बैठ के एकदम समझते रहो। अब देखो लेटर कैसे देखना है, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले स्टेशनरी और स्टेशनरी, क्या अंतर है दोनों में? मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बोला कि भाई अगर दोनों की लेंथ सेम है, देखो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। कितने इसमें? 10। और इसमें कितने? इसमें भी 10 है। तो हम लंबे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। पहली चीज, हमको क्या देखना है? लास्ट में देखो स्टेशनरी, लास्ट में लाउडली बोलो क्या आ रहा है? नारी नारी नारी, दोनों में नरी आ रहा है, तो हम लाउड बोल के भी नहीं पता कर पा रहे हैं। हम पकड़ेंगे अब एक अल्फाबेट, हमने अल्फाबेट पकड़ा ए और ई, दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे? ई को पकड़ो। स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल। क्या मतलब होता है? राइटिंग मटेरियल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है जब कोई चीज रेस्ट पे होती है, एट रेस्ट। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जब कोई चीज नॉट मूविंग, जब वो मूव नहीं कर रही, नॉट मूविंग। इतना हमको समझ में आ गया। बट आप ध्यान से देखो, राइटिंग मटेरियल क्या होता है? पेन होता है ना। पेन में क्या आता है? ई आता है। स्टेशनरी में भी ई आएगा। स्टेशनरी ए है यहाँ पे, ए से एट रेस्ट। ध्यान से देखो इस चीज को, हमको ये इसी तरीके से करते हुए चलना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये मानो कि आप कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वर्ड का है वो कर सकते हो, बट आपको मेरे साथ साथ ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो हमने ये लेटर वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? बस जैसे ही स्टेशनरी दिमाग में आए आपको याद रखना है यार ये पेन वाला ई वाला ये है, बस ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। दूसरे का मीनिंग अपने आप निकल जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे लंबे वाले कॉन्सेप्ट पे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये लंबा कॉन्सेप्ट। लंबा कॉन्सेप्ट क्या है? हमको पहले दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि भाई डिमर का क्या मतलब है और डिम्योर का क्या मतलब है। डिमर का मतलब होता है, डिमर का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। ठीक है, एक सेकेंड। क्या मतलब होता है डिमर का? विरोध करना। विरोध करना, विरोध करने का क्या मतलब हुआ? मतलब कि आप किसी चीज को लेके एग्री जो नहीं हो, आप उसको डाउट रेज कर रहे हो, ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, रेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप किसी चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो किसी चीज का, तो उसे बोलते हैं डिमर। और डिम्योर का मतलब क्या है? शांत। क्या मतलब है? शांत। याद रखना, डिम्योर का क्या मतलब है? शांत, मतलब काम, मतलब कूल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं, आप ध्यान से देखना, शांति कब मिलेगी? जब विरोध करोगे और आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी तभी तो शांति मिलेगी आपको। पहले तो शांति मिलेगी नहीं। पहले जब आपके माइंड में कुछ चीज को लेके डाउट है या किस चीज को लेके आप संतुष्ट नहीं हो, तभी आप किस चीज का विरोध करोगे। और जब विरोध करोगे तो आपकी चीजें फुलफिल होंगी, तो आप बाद में शांत हो जाओगे। तो एग्जाम में आपको दोनों वर्ड के मतलब वो खुद लिख कर देता है। ठीक है, वो जो एग्जामिनर है, सीडीएस का जो पैटर्न है, उसमें क्या होता है? उसमें ये दोनों वर्ड पहले लिख के देगा, इसका मतलब भी बताएगा, इसका मतलब भी बताएगा। आपको बस ये पता करना होता है कि भाई किसका मतलब कौन सा है। तो हमें इतना पता है कि पहले आएगा क्या? डिमर है ना, तो पहले क्या है? ये छोटा है, तो पहले आएगा क्या? विरोध करना, और उसके बाद हो जाएगी शांति। तो बड़ा छोटे छोटे वाले का मतलब है विरोध, छोटे से पहले विरोध होगा और लास्ट में जो बड़ा है ये लास्ट में आएगा, इसमें शांति हो जाती है। ध्यान से समझना जो बात को समझा रहा हूं। सारे के सारे जो जितने भी हम 101 करेंगे, देखो 101 ग्रुप हैं। ठीक है, एक ग्रुप में दो दो तीन तीन है, तो कम से कम 300 कंफ्यूजिंग वर्ड लगभग हम लोग करेंगे। ठीक है, 300 से भी ज्यादा। तो कोशिश करो, बैठो और ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि छोटे वाले से हम कहानी स्टार्ट करेंगे और बड़े वाले तक जाके कंप्लीट करेंगे। ये कहानी का कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब बात आती है लाउड बोल के करना। क्या करना? लास्ट के 4-5 को पकड़ो और लाउड बोलो। यहां क्या लिखा है? एलिगेशन। एलिगेशन। यहां क्या लिखा है? एलिजेंस।
आप इसे एलिगेंस बोलो, कुछ भी बोलो, बट लास्ट में आपको ये याद रखना है कि क्या लिखा है, ईएंस। ध्यान से देखना, इसको लग रहा है डांस की तरह, डांस, ये लग रहा है नेशन, लग रहा है ना, मतलब जो बोलने से फील हो रहा है, लाउड बोल के फील करो वो क्या लिखा हुआ है। अब इसका मतलब देखो क्या है, एलिगेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, क्या लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, या आप बोल सकते हो एलेज, मतलब एलेज करना, या आप बोल सकते हो किसी को एक्यूजेशन करना, एक्यूजेशन विदाउट प्रूफ, ठीक है। तो एलिगेशन का मतलब है भाई किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया। और एलिजेंस का क्या मतलब है, एलिगेंस का मतलब है लॉयल्टी। क्या मतलब है इसका, लॉयल्टी, मतलब कि किसी का, किसी की वफादारी या निष्ठा को बोला जाता है एलिगेंस। अब याद रखना मैं इसे क्या बोल रहा हूं, मैं इसे बार बार एलिगेंस एलिगेंस बोल रहा हूं, बट इसे बुलाया जाता है एलिजेंस। तो मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं, मैं उच्चारण करने का तरीका नहीं बता रहा, मैं मतलब पता करने का तरीका बता रहा हूं। तो कोई भी इस चीज को कमेंट मत कर देना कि सर इसको ऐसे बोलते हैं तो भाई तुमको पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट जो बता रहा हूं उसको सुन लो। तो आप डांस किसके साथ करोगे, जिसके साथ आपकी लॉयल्टी है, ठीक है। डांस हमेशा लॉयल के साथ करा जाएगा। और किसी देश पे कोई इल्जाम लगा देता है, आप लोग कमेंट करके बताना अभी रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली आजकल में ऐसा हुआ है कि एक कंट्री है, उस कंट्री के सिटीजन जो हैं उस नेशन पर क्या लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कमेंट करके बताओ वो कौन सा नेशन है, अभी चल रहा है एकदम रिसेंटली, ठीक है, बताओ कौन सा नेशन है वो, जहाँ के सिटीजन्स उस नेशन पे, उस कंट्री पे, अपनी ही कंट्री पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कौन सा नेशन है बताओ। तो ये हो गया एलिगेशन, ये हो गया एलिजेंस, समझ गए। हमको लास्ट में कोई 4-5 अल्फ़ाबेट्स को पकड़ना है और समझना है। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए ना वो बहुत ध्यान से समझो। पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई लास्ट के 4-5 पकड़ के देख लो, लाउडली बोल के, एक लेटर को पकड़ के समझो, ठीक है, ए है या ई है, या ये देखो भाई कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है, छोटे से लंबे की तरफ जाओ, और छोटा वाला काम पहले होगा और बड़ा वाला काम बाद में होगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, इससे ही हम पूरा कंफ्यूजिंग वर्ड को सीखेंगे और समझेंगे। आ जाओ अब, ठीक है, देखो ये वाला तो भाई कंप्लीट हो गया, एलिगेशन और एलिजेंस समझ गए। मैंने ना यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप लोग ये भी पढ़ते जाना कि क्या मीनिंग है और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमारा आज का जो मेन फोकस है वो ये है कि भाई इन दोनों के मतलब क्या है, बस हमको पहले ये समझना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जब मैं आपको पूरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो बहुत इजीली सब कुछ बता दूंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर तो देखो, डिटरमाइनर जो होता है और जो ये एडजेक्टिव है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं सब कुछ इसमें समझा दूंगा आप लोगों को जब इसको अलग से पढ़ाऊंगा दोनों को। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना शांति बनाए रखो, अभी हम पहले सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे उसके मीनिंग पे, ठीक है। ये सब हम करेंगे बाद में, ठीक है, चलो। और किसी को अगर कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप पर्टिकुलर ये टॉपिक भी समझा दो। अब आ जाओ नेक्स्ट, एंश्योर और इंश्योर। देखो भाई क्या मतलब होता है इसका, सबसे पहले देखेंगे एंश्योर क्या मतलब है, ठीक है। आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हो जब जो चीज़ यहाँ लिखी है, बट जो मैं लिखता जाता हूँ ना, ये मानो आपके लिए वो एकदम गोल्डन वर्ड्स हैं, उनको ध्यान से देखना। किसी चीज़ को हम अगर हम एंश्योर कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं टू डू व्हाट इज समथिंग नेसेसरी, जो एकदम नेसेसरी है उस चीज़ को करना, एंश्योर करना, ठीक है, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि टू मेक ए गारंटी, ठीक है, टू मेक ए गारंटी, ठीक है, इंश्योर। इंश्योर क्या है, इंश्योर का मतलब ये होता है किसी चीज़ का बीमा करना। तो इंश्योर से वर्ड आया है इंश्योरेंस। तो आप ये तो कभी भूलना ही मत कि इंश्योर को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इंश्योर को इंश्योरेंस, सेम स्पेलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं एक वर्ड और बताता हूं, वो वर्ड है एश्योर। एश्योर, तीनों के तीनों आपको एक साथ याद करने हैं। एश्योर का क्या मतलब है, एश्योर का मतलब होता है कि भाई आपको क्या करना है, प्रॉमिस करनी है। क्या करना है, प्रॉमिस, टू प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस करना। या किसी को आप भरोसा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, भरोसा दिलाना। ध्यान से देखना, आपको कहीं ये सब चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, इसलिए मैं आपको सब कुछ बहुत ईजी और
और अच्छे तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाओ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट अब कौन सा लगाएंगे, लंबा कॉन्सेप्ट। लिखते जाओ अपने नोट्स में, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हम लोग क्या पीडीएफ लेके पढ़ेंगे, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ पाता। पीडीएफ बस आप एक पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हो, ठीक है, पीडीएफ कलेक्टर। आपको आपके मन में होगा कि ऑफिसर बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, बट आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना जो बात बोल रहा हूँ उसे लिखते जाओ। देखो लंबा कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, मुझे ये बताओ। ये वाला तो हमको याद हो गया, इसमें तो हमें लंबा कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। इंश्योर से इंश्योरेंस हमें याद हो गया, बीमा करना। अब मुझे बताओ एंश्योर की स्पेलिंग बड़ी है या एश्योर की स्पेलिंग बड़ी है। आप बोलोगे सर एश्योर की स्पेलिंग बड़ी है। जब एश्योर की स्पेलिंग बड़ी है तो दोनों के दोनों मतलब आपको यूपीएससी लिख के देता है एग्जाम में, आपको पता ही तो करना होता है। तो ध्यान से देखो। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, जब एक पेयर जो होता है, पेयर वो एक दूसरे को जब प्रपोज करता है, समझो ए बी को प्रपोज कर रहा है, ठीक है। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं हमेशा तेरा साथ निभाऊंगा, कह दिया लड़के ने। लड़की क्या बोलेगी, लड़की बोलेगी कोई गारंटी है। लड़की ने पहले क्या बोला, लड़की ने पहले कहा इंश्योर करो, कोई गारंटी है। लड़का बाद में क्या करेगा, एश्योर करेगा, बाद में प्रॉमिस देगा। तो गारंटी पहले आती है, प्रॉमिस बाद में आता है। तो जो छोटा है वो गारंटी है और जो बड़ी है वो है प्रॉमिस। तो एंश्योर पहले आ रहा है, छोटा शब्द है, और बड़ा शब्द एश्योर है जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं। याद रखो ये चीज़, क्योंकि मैंने क्या बताया, यूपीएससी आपको दोनों के मीनिंग लिख कर देगा, बट बस आपको पहचानना ही है कि पहले क्या है उसके बाद क्या है। याद रखो सब कुछ, ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। समझो, याद करो जो समझाया मैंने, मेन चीज़ें याद करना, वरना कुछ सब कुछ भूल जाओगे। बताओ मैंने क्या समझाया। मैंने अभी आपको सिर्फ इतना समझाया कि भाई एक वर्ड और लिखो इसमें, वो वर्ड है एश्योर। मैंने बताया कि इंश्योर आप इंश्योरेंस से बहुत इजीली याद कर सकते हो। फिर मैंने आपको कहा कि भाई इंश्योर का मतलब है गारंटी देना और एश्योर का मतलब है प्रॉमिस करना। तो भाई पहले लड़की गारंटी मांगेगी कि तुम मेरा साथ निभाओगे, फिर लड़का प्रॉमिस कर देगा। तो इस तरीके से हमने ये तीनों याद कर दिए और हमेशा आपको याद ये होने ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है रिपील और रिपील, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो रिपेल है। तुम कुछ भी बोल लो, तुम्हारा जो मन करे ना, तुम इसे रिपेल बोल लो, रिपील बोल लो, इसे रिपेल बोल लो, जो मन कर रहा है बोल लो। एग्जाम में पता करना है इसका मतलब क्या है, ठीक है। कितने ही अंग्रेज बनने की कोशिश करो, एग्जाम में मतलब नहीं आता ना। आप कितनी फ्लुएंट अगर इंग्लिश बोलते हो, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, तो एग्जाम में नंबर आएंगे नेगेटिव में, जीरो चला जाएगा सीधा, अगर मतलब नहीं पता। हमें हमारा काम है मतलब करना, मतलब पता करना, ठीक है। देखो इस रिपील का क्या मतलब है, इस रिपील का और इस रिपेल का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है क्या, दूर करना, रिपल्सन वाला रिपेल है ये, रिपल्सन वाला, ठीक है। जैसे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये वो वाला रिपेल है। और ये रिपील क्या है, इस रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। ध्यान से देखना, और जहां ये मेरा कर्सर जा रहा है ना वहां देखना है, ठीक है। यहां कुछ नहीं देखना है, सब कुछ नहीं लिखा हुआ, जहां मैं बता रहा हूं बस उसको देखो। इन दोनों में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। आप बोलोगे सर ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। हमको क्या जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। पहले हम किसी को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, ठीक है। रिपेल कैसे होता है, देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है। अगर आपने बी को जाके बोला, वही जो अभी सिखाया था, क्या बोला इसने, इसको जाके प्रपोज किया, तो बी ने क्या करा, बी ने क्या करा, बी ने कहा कि नहीं सॉरी। जब बी ने सॉरी बोल दिया तो बी ने क्या करा, बी ने पहले आपको किया रिपेल, अपने को आपको अपने से दूर कर दिया। और पहले कम से कम आपकी दोस्ती तो थी, अब दोस्ती भी नहीं है, क्या कर दिया, दोस्ती भी खत्म कर दी, दोस्ती भी कैंसिल कर दी, ठीक है। याद रखो, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। पहले क्या करा, पहले आएगा रिपेल, छोटा पहले बड़ा बाद में। छोटे का मतलब क्या हुआ, पहले हुआ रिपल्सन करना, मतलब आपको अपने से क्या करा, दूर करा, और दूर करने के बाद फिर फ्रेंडशिप भी कैंसिल कर दी। तो दूर करने का मतलब है रिपेल, और ये जो ई एल वाला है इसका मतलब है कैंसिल करना। छोटे से बड़े की तरफ जाओ, कहानी, हाँ भाई सुनाई आ रही ना सबको आवाज, हाँ भाई। मानिक थापा, निधि द्विवेदी, लक्ष्य वत्स, शगुन झा,
प्रीति ठाकुर, आवाज़ आ रही है आप लोग को? अमीषा यादव, सुप्रिया मिश्रा, हाँ भाई, ठीक है। ध्यान से समझो यार, जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स मानो आप लोगों को एग्जाम क्लियर करा देंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से समझ लिए तो। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ भाई रवि, सब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको भी? ठीक है। नरेश, ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, पॉसिबल और प्लॉजिबल। अब देखो पॉसिबल का क्या मतलब है, पॉसिबल का मतलब बताओ पहले। पॉसिबल का मतलब है भाई किसी चीज़ को संभव होना, संभव, ठीक है। और प्लॉजिबल का क्या मतलब है, प्लॉजिबल का मतलब होता है सत्य, ठीक है। यहाँ कुछ मत देखना, तुम पढ़ सकते हो बट जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान वहाँ दो, पढ़ने को तुम सब पढ़ लो। पॉसिबल मतलब होता है कैपेबल ऑफ हैपनिंग, संभव, उचित, संभावित, ठीक है, प्लॉजिबल, सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा बट जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। पॉसिबल का क्या मतलब हुआ, संभव, और प्लॉजिबल का मतलब है सत्य। अब मुझे बताओ कि इसमें एग्जाम में लिखा आ गया और किसी बच्चे को समझो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, उसे पॉसिबल का मतलब भी नहीं पता, ध्यान से सुनना, ठीक है, उसे पता ही नहीं है बट उसे ये पता है जब कोई चीज़ संभव होगी तभी वो चीज़ सत्य होगी। ध्यान से सुनना, जब कोई चीज़ संभव है, जब कोई, हम बोलते हैं ना दैट दिस कैन हैपन, और जब वो हैपन हो जाएगा तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसा हो गया, इट सीम्स रीजनेबल, इट सीम्स रीजनेबल। ध्यान से सुनो, नहीं आएगा नहीं तो समझ में, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आपको बस सब लोग क्या करेंगे, बस पढ़ाते हुए चले जाएंगे। मैं एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये सब सब आपको समझना पड़ेगा। जब मैं जीएस पढ़ाता हूँ तब भी मैं ये सारी चीज़ें, मेरे जो ट्रिक्स टैक्टिक्स हैं ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर चीज़ें आपको लाइफ में याद करनी है तो, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि भाई पॉसिबल जो है ये छोटा है और प्लॉजिबल जो है ये बड़ा है। इसमें कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अल्फ़ाबेट हैं। तो बताओ क्या चीज़ बड़ी है, संभव बड़ा है या सत्य बड़ा है? संभव लग रहा है, हाँ चलो ऐसा हो सकता है, सत्य ऐसा लग रहा है, ट्रुथ है, रीजनेबल है वो चीज़, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैपेबल ऑफ हैपनिंग, हो सकता है, संभव है, रीजनेबल है, उचित है। तो जो चीज़ उचित है वो बड़ी है। ध्यान से समझो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन सेट करता है, मैं आपको चलो एक दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो ये आपके इस टाइप से सेंटेंस आते हैं, जो पेयर्ड वर्ड्स आते हैं कंफ्यूजिंग वाले। अब देखो आपको दोनों के मतलब बता रहा है, ध्यान से देखो, मतलब बताएगा पूरा, और फिर आपको पता करना है। जैसे ये कॉम्प्लेसेंट, ये कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इस कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, इसमें अंतर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, मैंने वो जो एल क्यूब बताया है, एल क्यूब में अगर आप इसमें लेटर वाला देखोगे, कोई भी एक लेटर उठाना है जो अलग है, कौन सा अलग है, आई, ई, ठीक है। अब मैं जब इसको पढ़ाता हूँ कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को, तो मैं आपको ये बताऊंगा इसका मतलब है प्रेज करना, क्या करना, प्रेज करना, मतलब कि प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, मतलब कि शुभकामना देना, शुभकामना देना, ठीक है। तो और इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जहां पे बीच में ई आ रहा है, इसका मतलब होता है पूरक, या जिसको आप बोल सकते हो समथिंग दैट कंप्लीट्स, जो कंप्लीट कर देता है, क्या कर देता है, जो कंप्लीट कर देता है, समथिंग दैट कंप्लीट्स और गोज वेल विद समथिंग, कंप्लीट हो जाना, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री आपने एंगल सुने होंगे, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। जैसे अब मैं पूछूं 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 60, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो सिखाया ना, मतलब जिसने मुझसे पढ़ा होता और वो इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को करता, वो कैसे करता, वो ये पढ़ता भाई ये आई है, ये ई है, तो सर ने बताया है आई प्रेज, और ई सर ने बताया है कंप्लीट से। मैं इसकी ट्रिक बताता आपको, कंप्लीट, ठीक है। कोई चीज़ कंप्लीट कर रहा है तो देखो ई आ रहा है ना, कंप्लीट, तो कॉम्प्लीमेंट वाला कंप्लीट। तो अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जब मैं किसी को प्रेज करूंगा, मैं किसी की प्रशंसा करूंगा, तभी तो एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी। आपने किसी को देखा कि भाई कोई इंसान बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो जब मैं उसको प्रेज करूंगा तभी तो उसके कपड़े जो उसने कपड़े पहने हैं उसकी जो कंप्लीटनेस उसको फील होगी, वो तभी तो होगी। तो पहले कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पहले प्रेज करेंगे और बाद में वो कंप्लीटनेस फील होगी। तो जब आप इसके ऑप्शंस पढ़ोगे ना, आप इसके ऑप्शंस पढ़ो, देखो कॉम्प्लीमेंट मीन्स आई वाले का क्या मतलब बताया, एनहेंस, गलत है,
ई वाले का इसने प्रेज बता दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या बताया, ई वाले का प्रेज गलत है। यहाँ पे आई वाले का क्या बताया, प्रेज, ये सही है। और यहाँ ई का टू गो वेल विद। अब हमें ये नहीं पता, हमने तो कंप्लीट याद करा है। अब यहाँ आ जाओ, आई एनहेंस नहीं है तो यही होगा टू गो वेल विद। ठीक है, आपको इस तरीके से समझना है। ठीक है, इसी तरीके से ना हम ये सब कुछ जो है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को आप विश्वास करो। अब बहुत कुछ, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10, तो भाई ये मान लो 9 आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, एक की गारंटी कोई नहीं दे सकता। वो यूपीएससी की हमको इतनी इज्जत करनी है कि एक क्वेश्चन वो टफ देगा, इट्स ओके। चलो अब पढ़ते हैं ये सब कुछ, ये इन्वोक सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसे समझ में आ गया ना, पॉसिबल और प्लॉजिबल समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये मैंने आपको समझा दिया, डीमर और डिम्योरे मैंने आपको कैसे समझाया है, लेंथ दे के समझो। लेंथ देख के हमको ये तो बताएगा ही कि भाई एक का मतलब है आपत्ति करना और एक का मतलब है शांत, तो हमें पता होना चाहिए भाई पहले आपत्ति होगी बाद में शांति होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कितने बढ़िया शब्द है, इंडिक्ट, इंडाइट, इंडक्ट। तीनों के तीनों को देखो, तीनों ही जैसे लगेंगे आपको, इंडिक्ट, इंडाइट, इंडक्ट। अब देखो, इंडिक्ट, इंडाइट और इंडक्ट, ये तीनों के तीनों ना ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। देखो आजकल वो ये भी पूछ लेता है कि ये वर्ब तो है बट कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, समझ लो चलो यार इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ध्यान से देखना। दो टाइप की वर्ब को आप देख सकते हो, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। तो रोट क्या है, रोट यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि उसने एक ऑब्जेक्ट लिया है, वो है क्या है, ए लेटर। मतलब रोट एक ऐसी ट्रांजिटिव, रोट एक ट्रांजिटिव है क्योंकि हमेशा एक सवाल उठेगा कि ही रोट, क्या लिखा उसने क्या लिखा, लेटर। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट साथ में ले रही है, एक वर्ब, रोट एक वर्ब है जो एक ऑब्जेक्ट ले रही है, तो रोट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जिसको कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने लिखा ही स्लीप्स, वह सोता है। तो ये यहाँ पर अगर आप क्या और किस पर अगर यहाँ पे सवाल बनाओगे ना, तो वो सवाल बनेगा ही नहीं। हमेशा जो पता करेंगे, इसको भी समझ, हम पूछें कि क्या स्लीप, कोई आंसर मिला। यार इसको ना बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है आजकल, कंफ्यूजिंग वर्ड में आपको ये पूछ ले रहा है। 2025 के फर्स्ट में ऐसा पूछ लिया, वो पूछ ले रहा है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। आपको मीनिंग भी पूछ रहा है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, वो इस तरीके से भी चीज़ें पूछ रहा है। तो याद रखना, ये ट्रांजिटिव वर्ब को ही सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब बोलोगे सर आप हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हो, अरे पढ़ लो, तुमको समझ में आएगा हिंदी में क्यों पढ़ना चाहिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान से देखो। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसका जो मीनिंग है ना, जिसका मीनिंग जो है पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर हमको उसका पूरा मीनिंग करना है, मतलब पूरा मीनिंग देखना है, जैसे मैंने क्या बताया, ही रोट ए लेटर। ठीक है, तो रोट क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसे बोला जाएगा सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया कौन सी है, जिसको वो अपने आप में पूरी है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। एग्जाम्पल देखो ये वाला, बच्चा सोता है, बच्चा सोता है। ध्यान से देखो इसको, बच्चा सोता है। अब मैं आपसे पूछूं क्या सोता है, कोई जवाब है। आपको यही क्वेश्चन पूछना जो मैं बता रहा हूं, ये मैं सोचा सर मैं पूछ लूंगा कौन सोता है। अरे जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, इंट्रांजिटिव वर्ब में, अकर्मक क्रिया में हमको यही क्वेश्चन पूछना है कि क्या सोता है। हमारे पास क्या सोता है का आंसर नहीं है, तो सोता है कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ। हम अगर सकर्मक क्रिया की बात करें, मैं यहां लिखूं कि मोनू किताब पढ़ता है, मोनू किताब पढ़ता है। ध्यान से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे, मोनू किताब पढ़ता है। अब मैं आपसे पूछूं क्या पढ़ता है, आप क्या जवाब दोगे, किताब पढ़ता है। तो जब भी इसका आंसर मिल जाता है तो वो पढ़ना एक सकर्मक क्रिया हो गई। और ये जो सकर्मक और अकर्मक है ना, यही ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सब आपको इंग्लिश में पढ़ा के चले जाएंगे, मैं आपको हिंदी से भी चीज़ें मतलब कनेक्ट करके समझा रहा हूँ। देखो इस बार कैसा क्वेश्चन आया, देखो ये 2025 का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पेपर हुआ है उसमें देखो इस तरीके से पूछ रहा है। देखो सवाल कैसे,
वो ये पूछ रहा है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है एंश्योर या इनट्रांजिटिव वर्ब है। देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन का लेवल, पहले तो वो आपको मीनिंग पे फंसा रहा था, अब वो को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चीज़ें फंसाने की सोच रहा है वो। तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आपने पढ़ लिया ना, तो ये सब कुछ भी नहीं है, आपको सब हलवा फील होगा कि सर ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। स्टार्ट करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो पहले। तो क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि भैया ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये इंडिक्ट, इंडाइट और इंडक्ट जो है, तीनों के तीनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ठीक है, अब इनके मतलब देखो क्या है। इंडिक्ट का क्या मतलब हुआ? इंडिक्ट का मतलब है इल्जाम लगाना। ठीक है, इंडाइट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस अ लिटरेरी वर्क। ठीक है, और इंडक्ट का क्या मतलब है? इंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉर्मली शामिल कर लेना। ठीक है, एडमिट कर लेना, फॉर्मली शामिल कर लेना। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे बताओ। देखो, इंडिक्ट, इंडाइट और इंडक्ट। देखो इंडाइट को, इसको इंडाइट, इसको भी वैसे इंडाइट ही बोलते हैं, बट मैं इंडिक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको याद रहना चाहिए, इंडिक्ट। ठीक है, इंडाइट ऐसा लग रहा है, राइट, राइट टू राइट, इंडाइट राइट लग रहा है ना, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, टू राइट अ लिटरेरी वर्क, इंडाइट याद हो गया। अब आ जाते हैं इंडिक्ट पे, इंडिक्ट। अब देखो इसमें आई आ रहा है ना, मैंने क्या बताया, एक लेटर को पकड़ लो, इसमें यू आ रहा है। आई का मतलब क्या है? आई से इल्जाम लगाना, क्योंकि भाई दोनों की लेंथ बराबर है ना, तो छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं यहाँ पे लगेगा आई से इल्जाम लगाना। ठीक है, और इंडक्ट क्या बताया? एडमिट फॉर्मली, बट आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इंट्रोड्यूस करना। तो ये जो इंट्रोड्यूस का यू है ना, यू, इंडक्ट इंट्रोड्यूस करना, फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना, एडमिट करना। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ही लिखो, ये जो टाइप्ड है ना, ये सब कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए मैंने करा है क्योंकि मैं आपको चीज़ें जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से जो लिखवाता जा रहा हूँ उसको लिखते जाओ और याद करते जाओ। आई से इल्जाम, डाइट राइट और यू से इंट्रोड्यूस, ये तीन ही लाइन लिखनी है बस। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, ये सब कुछ नहीं लिखना बस। और सबके आगे लिख लो टीवी, ये तीनों के तीनों टीवी हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विंडिकेट और विंडिक्टिव। ध्यान से देखो, विंडिकेट और विंडिक्टिव, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। विंडिकेट का मतलब होता है, विंडिकेट का मतलब होता है प्रूफ करना। क्या करना? प्रूफ करना। और विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना। अब मुझे ध्यान से पढ़कर ये बताओ कि भाई कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लंबा है, बताओ। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ये छोटा है, ये बड़ा है। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ जो है, एक डिटेक्टिव जो होता है, डिटेक्टिव क्या लेगा? बदला लेगा। बट डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव है वो तब तक बदला नहीं लेगा जब तक वो किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाएगा। पहले प्रूफ होता है, बाद में बदला होता है। जब किसी चीज़ का कोई प्रूफ ही नहीं है तो डिटेक्टिव जो है, एक जासूस जो है, वो बदला कैसे लेगा? पहले प्रूफ करेगा फिर बदला लेगा। याद रखो। हाँ भाई, सुनाई आ रही है? दीपशिका, पारुल, रवि, हाँ भाई, अनिल, सुनाई आ रही है आप लोग को मैं क्या कह रहा हूँ? पहले प्रूफ बाद में बदला। तो छोटा वाला पहले प्रूफ है, बाद में बदला। यही तरीका है याद करने का, नहीं तो आप ना कुछ भी कर लो, याद नहीं होने का भाई ये। ठीक है, यही तरीका है याद करने का। ये छोटा है, बड़ा, पहले प्रूफ होता है किसी चीज़ का, तभी कोई बदला ले पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ट्रैवल, ट्रैवल। इस वाले ट्रैवल का मतलब तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। कौन से वाले का? इस वाले का। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है भाई अपना यात्रा करना। ठीक है, जर्नी करना, यात्रा करना। और इसका क्या मतलब है? ट्रैवल, व्हील, ट्रैवल का क्या मतलब है? स्ट्रगल करना या हार्डवर्क करना। ध्यान से सुनना, छोटा कौन सा है? 3 और 3 6 इसमें है। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3 7। छोटा कौन सा है? ये पहले ये आएगा। पहले जर्नी करते हैं और जर्नी में ही स्ट्रगल होता है। ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट ना कोई नहीं सिखाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, छोटा ये है, बड़ा ये है। पहले होता है जर्नी, ट्रैवल,
जब ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में ही हमको स्ट्रगल का पता चलता है। हम पहले से ही कोई चीज़ नहीं सोचेंगे, हम जर्नी करेंगे तब हमें रास्ते में स्ट्रगल मिलते जाएंगे। हमको हार्डवर्क रास्ते में करना है चलते हुए, जर्नी स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? लंबा कॉन्सेप्ट, छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट। यहाँ कौन सा लगा? यहाँ भी छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, यहाँ हमने लेटर को पकड़ के कर दिया, चीज़ें लेटर पकड़ के कर दी। यहाँ क्या लगा? यहाँ भी छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट, पहले आपत्ति और बाद में शांति। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था? पॉसिबल और प्लॉजिबल में छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट, कि पहले क्या है, कोई चीज़ संभव है और बाद में जाके ही वो क्या हो जाती है? संभावित, मतलब कि सत्य है। पहले संभव फिर सत्य है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था? रिपेल और रिपील, वही छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि पहले क्या बोला? पहले गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने, किसी ने एक दूसरे को क्या बोला? एक दूसरे को दूर कर दिया और बाद में फ्रेंडशिप भी कैंसिल कर दी, तो कैंसिल बाद में आएगा, रिपील। ठीक है यार, जिस तरीके से पढ़ाता जा रहा हूँ ना, इस तरीके से अगर तुमने ये सारे के सारे वर्ड्स कर लिए, देखो कितने वर्ड्स हैं ये, देखो अगर हमने ये सारे वर्ड्स कर लिए तो भाई इससे बाहर कुछ नहीं है। पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये, पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट। इससे बड़ी कोई लिस्ट नहीं है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, सारे के सारे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना शांति के साथ बैठ के चीज़ों को देख लो और समझ लो। कहाँ पे हैं? यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आते हैं। वेन 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 वेन, तीन चारों वेन है देखो, और ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ कितने हैं? चार, चार और चार और चार, तो यहाँ छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। यहाँ लगेगा कुछ लेटर के कॉन्सेप्ट। देखना, देखो भाई, सबसे पहले तो ये वाला वैन कहाँ गया भाई? एक सेकेंड, एक वैन और लिखो, वैन। इस वाली वैन का क्या मतलब होता है? इस वाली वैन का मतलब होता है भाई गाड़ी। एक वैन तो हमें ये पता है। ठीक है, और कौन सी वेन पता है हमें? इस वाली वेन का मतलब क्या है? नस। इस वाली वेन देखो, इस वाली वेन का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूजलेस, व्यर्थ, यूजलेस। वेन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, एक ब्लेड होता है, जैसे विंड मिल में आपने देखा होगा, जो विंड मिल होती है उसमें ब्लेड लगा हुआ होता है। ठीक है, जो विंड की डायरेक्शन बताता है कि विंड किस तरफ चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो विंड मिल से पता लगता है। तो वो जो ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड दैट शोज विंड, तो पताका या पंखा जो होता है उसको वेन बोलते हैं। और एक WAN है, इस वेन का मतलब होता है डिक्लाइन होना या वीक होना, वीक, डिक्लाइन या वीक। ठीक है, वेरी गुड। अब इसे याद कैसे करेंगे? मेन चीज़ तो वही है ना, पढ़ना तो एक अलग चीज़ है, वो तो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले हमको सीखना है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद हमको सीखने होते हैं PYQ, फिर हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और इसी के साथ साथ हम जो ट्रिक्स सीखते जाएंगे उससे हम सब कुछ कंसोलिडेट कर सकते हैं। जो मैंने आपको C की पावर 3 सिखाई थी ना, शॉर्ट में जो वीडियोस को जाके देखना कि C की पावर 3 क्या होती है। अगर आप C की पावर 3 पे कमांड कर लो तो कभी ज़िंदगी में हारोगे ही नहीं। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, ये याद करना है। सबसे पहले तो आ जाओ, वेन W से स्टार्ट है, वीक भी W से स्टार्ट होता है। तो कम होना या डिक्रीज होना, वीक होना, दैट इज द WAN वाला वेन। याद हो गया? ठीक है, अब यहाँ इन तीनों पे आ जाओ। अब सबसे पहले इसको पकड़ो, VAN को। किसको पकड़ रहे हो? VAN को। ध्यान से देखना, हमको इसका मतलब पता है। इसका मतलब क्या है भाई? गाड़ी, जो वैन गाड़ी होती है ना, गाड़ी। अगर गाड़ी के पीछे E लगा दिया, गाड़ी के पीछे E लगा दिया, क्यों भैया? क्योंकि गाड़ी के पीछे E लगा दिया तो वो एक ब्लेड का काम करेगा। ये आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है, और गाड़ी के पीछे आपने E लगा दिया, E। तो जब गाड़ी के पीछे E लगाओगे तो वो विंड को शो करेगा, E किस तरफ हिलेगा वो आपको ये बताएगा कि भाई हवा किस तरफ चल रही है। गाड़ी के पीछे E लगा दिया तो वो हवा को बताएगा। तो वैन की स्पेलिंग तो आपको भाई बचपन से याद होगी, क्लास फर्स्ट में ही सिखा दी जाती है, V फॉर वैन। ठीक है, तो ये उम्मीद मत करना कि सर वैन का मतलब भी बताओ। ठीक है, तो वैन के पीछे E लगा दिया मतलब एक ब्लेड लगा दिया जिससे विंड की डायरेक्शन पता लगेगी। तो हमारा ये W से वीक वाला हो गया और वैन के पीछे E लगाया, तो ये दोनों हमारे याद हो गए। कौन कौन से बचे? ये दोनों बचे भाई, वेन और वेन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। इसका मतलब क्या बताया मैंने?
इसका मतलब आपको मैंने बताया नस। और इसका क्या मतलब बताया? इसका मतलब मैंने आपको बताया यूजलेस। यूजलेस। मुझे ध्यान से बताना सोच के कि गेन की स्पेलिंग क्या होती है। ये होती है गेन की स्पेलिंग। तो याद रखना, जो इंसान वेन है ना उसे कभी गेन नहीं होगा। जो इंसान यूजलेस है, कुछ काम ही नहीं कर रहा लाइफ में, तो उसे कोई गेन नहीं होगा। वेन, गेन। अब ये जो ई है ना, इस ई को कनेक्ट करो इस वेसल से। जो ब्लड वेसल होती हैं, वेसल, ई, वेन होती हैं वेसल्स, ब्लड वेसल, ठीक है। और वेन को कैसे कनेक्ट किया हमने? वेन को कनेक्ट किया हमने गेन से। गेन। जो इंसान वेन है वो गेन नहीं है, उसको गेन नहीं मिलेगी, उसको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। ध्यान से देखो तभी याद होगा। मेरे साथ साथ बोलोगे तो चीज़ें 100% याद होंगी। मैंने क्या बताया? ई फॉर वेसल, ई वाला, और ए हमने स्टार्ट किया गेन से। गेन, गेन से याद करा है, ठीक है। जो इंसान यूजलेस है उसे गेन नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा वेन वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, वेरिएंस और वेरिएशन। ये तो बहुत ही ईजी, आपको पता ही होगा। वेरिएंस आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में भी, ठीक है। बट हमको जो है यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से चीज़ें सीखनी है। देखो, वेरिएंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। क्या मतलब होता है? डिसएग्रीमेंट। ये सब मत देखना, ठीक है। क्या मतलब होता है वेरिएंस का? वेरिएंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। और वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। क्या होता है? विविधता। मैं हिंदी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई हिंदी से चीज़ समझ में आएंगी। वेरिएशन, बहुत सारा वेरिएशन है कंट्री में, तो नेशन में बहुत ज़्यादा विविधता होती है, ठीक है। नेशन में बहुत ज़्यादा विविधता होती है। वेरिएशन, नेशन। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? लाउडली बोल के लास्ट के 4 शब्द वाला, लाउड वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लास्ट के 4-5 शब्द को पकड़ के हमको देखना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ क्या है? वेरिएंस। डांस में हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है। डांस में डिसएग्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक बंदा ऐसे डांस करेगा, दूसरा बोलेगा नहीं भाई हाथ पकड़ के डांस कर, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं भाई मैं तो कूद कूद के डांस करूँगा। तो डिसएग्रीमेंट होता है, वेरिएंस। डांस में डिसएग्रीमेंट होता है, नेशन में विविधता होती है। याद करो इसको, तभी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, ये 4-5 शब्द हैं। रेथ, रेथ, ब्रेथ, रिथ, रिट। ये 4-5 जो है एक जैसे लगते हैं और सबको याद करना है हमको। सबसे पहले रिट का मतलब समझो। रिट का मतलब आप लोग को पहले से ही पता है क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ते हो। तो रिट का मतलब होता है कोई रिटर्न, एक लीगल ऑर्डर है, ठीक है। फॉर्मल जो एक रिटर्न लीगल ऑर्डर है जो कोर्ट इश्यू करता है, उसे बोला जाएगा रिट। अब यहाँ आ जाओ, ब्रीथ का मतलब भी आपको पता है क्या? सांस लेना। अब ये जो WRITHE है ना, इसको पढ़ो। WRITHE, इसका क्या मतलब है? ये वाला, ये वाला WRITHE। देखो, WRITHE, इसका मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी इन पेन। दर्द में कोई अगर इंसान बॉडी का मूवमेंट कर रहा है तो उसे बोला जाएगा, इसे आप बोलोगे राइट। राइट की तरह बोलो इसे, राइट। रिथ मत बोलो इसे, राइट बोलो। राइट, WRITHE, राइट। क्योंकि स्पेलिंग कैसी लग रही है इसकी? राइट। हम इसे राइट लेफ्ट भी बोल सकते हैं। राइट की जगह आप इसे राइट बोलो, राइट, राइट लेफ्ट। तो कोई इंसान पेन में कैसा मूवमेंट कर रहा है? राइट लेफ्ट। राइट कभी इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, कभी इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जब किसी इंसान को दर्द होगा तो वो राइट लेफ्ट मूवमेंट करेगा, वो राइट करेगा। क्या करेगा? राइट, WRITHE, राइट। तो राइट से हम यहाँ गए, फिर हमने राइट पे कनेक्ट किया, तब हमने इसको कनेक्शन को, इसको यहाँ से याद करा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है? ये है WRETH और बाद में इसमें ई लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब याद रखना, जो ये रिथ है इसका मतलब होता है कि जो एक पुष्प चक्र होता है जो शहीद के ऊपर चढ़ाया जाता है, शहीदों के ऊपर चढ़ाया जाता है, एक पुष्प चक्र होता है ऐसे फूलों का, ठीक है, रिथ। मगर जो ये वाला रिथ है इसका जिसमें ई लगा हुआ है, इसका मतलब होता है डेकोरेट करना, डेकोरेट करना, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कभी कभी किसी जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ फूल सजाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा, या आपने कभी किसी स्टैचू के साइड में फ्लावर्स देखे होंगे रखे हुए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि फूलों को रिथ करा गया है, फूल साइड में रख के सजाया गया है, डेकोरेट करा गया है। बट अगर वो एक पुष्प चक्र है, एक साथ सारे जुड़े हुए हैं, तो उसे रिथ बोलते हैं। तो रिथ अलग है और रीथ जिसमें लास्ट में ई लगा हुआ है वो अलग है,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है टेनोर टेन्योर। ये टेनोर है, ये टेन्योर है। क्या मतलब है इन दोनों के? इस टेनोर का मतलब होता है सिंगिंग वॉइस ऑफ मेल। ठीक है, मेल की सिंगिंग वॉइस को क्या बोला जाता है? टेनोर। और टेन्योर का मतलब होता है वही अवधि या कार्यकाल। ठीक है, इसमें एक वर्ड उठाओ भाई, ये दो उठाओ, दो अल्फाबेट उठाओ, यू आर। जब व्हाट्सअप में योर लिखते हैं तो हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? योर, ऐसे करके लिख देते हैं। तो हम क्या पूछ रहे हैं भाई? योर टेन्योर, तुम्हारा टेन्योर कितना है? ठीक है, तुम जिस जॉब पे जा रहे हो तुम्हारा टेन्योर कितना है, तुम कितने टाइम तक इस ऑफिस में रहोगे। बट ये क्या है? टेनोर। और जब कोई मेल गाना गाएगा तो हम क्या बोलेंगे भाई? और कितना गाएगा? बस रहने दे यार। और तो और को कनेक्ट करो वॉइस मेल आदमी की जो सिंगिंग वॉइस से, और यू आर को कनेक्ट करो किससे? योवर टेन्योर, योवर टेन्योर। और यू आर को पकड़ के हमने इसे इन दोनों को सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है भाई एग्जाम में। क्या है? इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल। पहले तो आप लोग ही सोचोगे यार इनफ्लेमेबल का अपोजिट होता है भाई फ्लेमेबल। सोचोगे ना कि फ्लेमेबल के पहले इन लग गया, शायद इसका अपोजिट ही होगा ये, बट वो गलत है। इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। क्या? इजीली कैच फायर, इजीली कैचेस फायर। जो चीज़ बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती हैं उन्हें फ्लेमेबल भी बोला जाता है और इनफ्लेमेबल भी बोला जाता है। तो डाउट में मत आना कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, और नॉन फ्लेमेबल का मतलब होता है जो नहीं जलता या डू नॉट कैच फायर इजीली, इन नॉन फ्लेमेबल होगा वो। तो याद रखना, यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, एग्जामिनर आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है कि वो यहाँ पे आपको इनफ्लेमेबल दे देगा और दूसरा फ्लेमेबल दे देगा। एक का मीनिंग दे देगा कि एक में फायर नहीं लगती, एक में बोलेगा लगती है, बट याद रखना इन दोनों में ही लगती है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इजीली कैच फायर वाले हैं ये। अब आ जाओ भैया, ये दोनों वर्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये क्या लिखा है? एसिटिक। ये क्या लिखा है? एसिटिक। अरे सर दोनों सेम ही तो हैं। अरे सेम तो है, बोल ही तो हम सेम रहे हैं, हम इसको अलग तरीके से बोलेंगे। ध्यान से देखो, इसमें क्या आ रहा है एक्स्ट्रा? इसमें एस एक्स्ट्रा आ रहा है, एस। एस फॉर साधु, एस फॉर संत। ठीक है, तो इस एसिटिक का मतलब हो गया साधु या संत, और इस एसिटिक का मतलब है भाई वो एसिटिक एसिड, एसिड। तो एसिड की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है? ए सी से। एसिड की स्पेलिंग ए सी से स्टार्ट होती है। ठीक है, और साधु वाले जो ये सेल्फ डिनाइंग है, रिलीजियस जो ये वर्ड है एसिटिक, ये एस से है, साधु, एस से साधु। याद रखना, ये एस से साधु वाला वर्ड है और सी से एसिड वाला। क्यों? एसिड की स्पेलिंग ए सी से स्टार्ट होती है। ऐसे करके चीज़ों को हम याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अल्टार, अल्टेर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ ए की अंतर है। क्या? यहाँ ए है, यहाँ ई है। ई फॉर एडिट और ए फॉर टेबल। टेबल देखो ए से स्टार्ट है, एडिट ई से स्टार्ट है। मैंने आपको क्या बताया? ये एक्चुअली क्या होता है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। अल्टर एक्चुअली एक टेबल होती है। क्या होती है? एक टेबल होती है किसकी? एक या प्लेटफॉर्म होता है फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे कोई रिलीजियस रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, या मतलब अगर वो परफॉर्म हो रहा है, या भगवान की जो अगर मूर्तियाँ किसी टेबल पे रखी हैं, तो उस टेबल को बोला जाएगा अल्टार। क्या बोला जाएगा? अल्टार। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अवतार को हम किस किस पे रखते हैं? अल्टार पे, मतलब एक टेबल पे रखते हैं, रिलीजियस टेबल है। ठीक है, तो अल्टार क्या है? ये एक टेबल होती है, टेबल यूज्ड फॉर ऑफरिंग। ठीक है, तो मैंने कैसे याद कराया? मैंने आपको बताया दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है। क्या अंतर है? दोनों में अंतर है ए और ई का। तो एग्जाम में अगर याद ना आए तो आपको बस ये वाला याद रख लेना है कि भाई ये, जैसा आप लोग जीन्स अल्टर कराते होगे ना, तो ये वो वाला अल्टर है, एडिट वाला, जीन्स अल्टर कराने वाला एडिट, इसको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इम्प्रूडेंट वर्सेस इम्प्रूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप ये चीज़ समझोगे कि सर ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। इस छोटे का क्या मतलब है? इस छोटे वाले का मतलब है क्या करना? इस छोटे वाले का मतलब है डिसरेस्पेक्ट शो करना, शो करना। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही सब लिखो। ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं है।
डिसरेस्पेक्ट शो करना इम्प्रूडेंट का मतलब है, और इम्प्रूडेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है मूर्ख। तो आप मुझे ध्यान से बताओ सोचकर कि आप पहले किसी को डायरेक्टली मूर्ख बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। कैसे किसी को मूर्ख बोल दोगे आप डायरेक्टली? पहले आप ये देखोगे कि यार ये डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। कोई इंसान डिसरेस्पेक्ट करेगा तो फिर आप उसकी डिसरेस्पेक्टनेस को देख कर उसे इम्प्रूडेंट बोलोगे, मूर्ख बोलोगे। याद करो इसको, छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये। हम छोटे वाले को पहले समझेंगे, बड़े वाले को बाद में, और इसकी एक चेन बना के चीज़ों को सीक्वेंस में याद करेंगे। कोई इंसान डिसरेस्पेक्ट शो करेगा तो, या डिसरेस्पेक्ट शो करना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। तो पहले छोटा आएगा, बाद में बड़ा आएगा, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी हमको दोनों का मतलब लिख कर देगा, तो हमको तो बस मतलब पता ही तो करना है, और हम सारी चीज़ सीक्वेंस में याद करते हैं, मतलब जो चीज़ हम छोटे बड़े कॉन्सेप्ट से, तो आप नहीं भूलोगे। आप गारंटी ले लो इस चीज़ की कि जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो आपको भैया, आपके रिकमेंडेड भैया याद जरूर आएंगे कि भैया ने ऐसे सिखाया था, ठीक है? और तब आके बताना, मुझे मैसेज भी करना और कमेंट भी करना, हाँ सर ये कॉन्सेप्ट काम आया सर आपका, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, जेस्ट और जेस्ट। अब देखो यार, एक का मतलब तो है भाई जोक, और एक का मतलब है एंथुजियाज्म। तो हमको क्या, हम ये सब याद नहीं करते, हम अपना याद करते हैं। हम जेड से याद करेंगे जील, और जे से याद करेंगे जोक। तो जेस्ट का जोक हो गया, जेड से जील हो गया जेस्ट। याद हो गया ना? देखो कितना इजी है, हम एक लेटर को पकड़ के चीज़ों को सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, एक अल्फ़ाबेट को पकड़ के। यहाँ आ जाओ, वेरिटी, वेराइटी और वेरेसिटी। देखो, वेरिटी और वेरेसिटी, याद रखना इन दोनों का मतलब होता है ट्रुथ। और वैरायटी का मतलब क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, वैरायटी। तो ये तो याद रहेगा। बट याद रखना कि एक सिटी है, उस सिटी में वीर कौन होगा? उस सिटी में वीर वो इंसान होगा जो इंसान हमेशा ट्रुथ का साथ साथ देगा। तो वीरा सिटी ट्रुथ, याद रख लो इसे, वीरा सिटी। क्योंकि सिटी में आजकल कोई भी ट्रुथ नहीं बोलेगा, सब मतलब ही है, ठीक है? जो एक आजकल आप कभी गांव में आओगे तो गांव में देखना, गांव में एक अलग ही फीलिंग रहती है अपनेपन की, ठीक है? सिटी में क्या है कि किसी को ये नहीं पता कि हमारे साइड में कौन इंसान रह रहा है, तो वहाँ पे ट्रुथनेस, वहाँ कुछ है ही नहीं, सत्य है ही नहीं, सब वैसे ही चल रहा है फेकनेस पे। तो सिटी, वीरा सिटी, क्या ट्रुथ, वीराइटी, वेरिटी। याद रखना, इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, ये क्या है वेरिटी, ये क्या है वेराइटी। तो हम इसे वीर से याद कर रहे हैं, वीर वीर दोनों वीर ट्रुथ है, और वेराइटी डिफरेंट काइंड है। नेक्स्ट आ जाओ, पियर्स, डिग और बोर। एक्चुअली क्या है ये कंफ्यूजिंग, तो क्या है, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। इन रियलिटी जो है ना, इन तीनों का मतलब होता है भाई खोदना या छेद करना। बट ध्यान से देखना, अगर हम किसी सॉफ्ट जगह पे अगर हम होल कर रहे हैं तो उसे पियर्स बोला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक कान का लोब होता है, तो यहाँ पे लड़के लड़की दोनों आजकल यहाँ पे वो करा लेते हैं एक छेद, ठीक है, कान के नीचे वाले यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट में, तो उसे बोला जाता है पियर्सिंग, पियर्स करना। और बोर कहाँ होता है? जहाँ जो कोई हार्ड सरफेस में, जैसे आपने देखा होगा कि बोरिंग कराते हैं तो बहुत सॉलिड होता है, नीचे पत्थर वत्थर सब होते हैं, सबको बोरिंग करते हुए नीचे जाता है, फिर पानी आता है ऊपर। तो बोर होता है हार्ड सरफेस पे, पियर्स होता है सॉफ्ट सरफेस पे। और डिग क्या होता है? ये तो होता है खोदना, जैसे कि नॉर्मल मिट्टी है, उसे मिट्टी को खोदना। तो याद रखना, ये सॉफ्ट के लिए होता है, ये हार्ड के लिए होता है, और ये नॉर्मल मिट्टी खोदना होता है। कभी कभी एग्जाम में सीधा आ जाता है कि पियर्सिंग द रॉक। अरे रॉक थोड़ी पियर्सिंग होती है, बोरिंग हो सकता है रॉक का, ठीक है? कभी कभी वो उल्टा यूज कर देता है, इसके साथ हार्ड वाला यूज कर देगा, इसके साथ सॉफ्ट वाला। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्ट वाली चीज को पियर्स करा जाता है, और हार्ड वाली को बोर, और डिग मिट्टी को, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉन्सर्ट, कॉन्सर्टेड और कॉन्क्रीट। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्टेड और कॉन्क्रीट। अब देखो, कॉन्सर्ट का क्या मतलब है? कॉन्सर्ट का मतलब होता है म्यूजिकल परफॉर्मेंस। कॉन्सर्टेड, लास्ट में क्या लग गया? देखो सिर्फ ईडी लग गया, ईडी लगते ही इसका मतलब हो गया जॉइंट एफर्ट्स, जॉइंट एफर्ट्स। अब जो आप लोग का जो एग्जाम निकलेगा ना, वो कॉन्सर्टेड एफर्ट्स से निकलेगा। कैसे एफर्ट से? कॉन्सर्टेड। क्यों? यहाँ से मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, और आप वहाँ से एफर्ट कर रहे हो पढ़ने का, तो हम दोनों के मिला के जो कंसर्टेड एफर्ट्स हैं, उससे आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है? कंसर्टेड एफर्ट्स
से एग्जाम निकलेगा, या जो एरोप्लेन जो इन्वेंट हुआ, जो उसका आविष्कार हुआ, वो एक कॉन्सर्टेड एफर्ट था राइट ब्रदर्स का। ठीक है, ये सब मतलब चीज़ें समझोगे तभी आप लोग सेंटेंस भी फॉर्म कर पाओगे, नहीं तो आपको एरर में भी कभी समझ में नहीं आएगा। एरर के लिए भी सारी चीज़ हमको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्या है, कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट तो आपको पता है, या सॉलिड या जो ठोस कोई चीज़ होती है तो उसे कॉन्क्रीट बोलते हैं, तो ये तो सबको पता होता है। हमारा सारा जो डाउट आता है वो यहाँ पे आता है, कॉन्सर्ट और कॉन्सर्टेड पे। अब छोटा कौन सा है, छोटा है भाई ये, और बड़ा है ये। तो इसको ऐसे याद करो कि पहले अगर म्यूजिकल परफॉर्मेंस देना है तो भाई उसके लिए जॉइंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जॉइंट एफर्ट्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए जॉइंट एफर्ट। पहले बोलो, हाँ भाई सुनो, पहले बोलो म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए जॉइंट एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो कॉन्सर्ट के बाद कॉन्सर्टेड। नेक्स्ट आ जाओ, कैपेसियस कैप्रिसियस, कैपेसियस कैप्रिसियस, कैपेसियस कैप्रिसियस। अब ध्यान से देखना इसको, इसमें भाई देखो लास्ट में तो देखो सेम है, सी एस और सी एस। यहाँ क्या है, कैप। कैप पहनी है आपने कभी, कैप, कैप। और ये क्या है आपकी, ये आपकी कैसी कैप बन गई यार ये। ठीक है, ये आपकी कैप है, और ये क्या है, ये आपकी कैपरी है। ठीक है, ये आपकी कैपरी है। ठीक है, और ये आपके घुटने, और ये नीचे आपका पैर है। ठीक है, अब किसी की कैपरी तो यहाँ तक आती है, अब भाई दूसरा बंदा है, ये उसके पैर है, उसकी कैपरी यहाँ तक आ रही है। ठीक है, एक बंदा और है, उसकी भाई कैपरी क्या, पूरा का पूरी पैंट ही मानो, बस ये उसके यहाँ पे इस तरीके से पैर है, और ये उसकी कैपरी इतनी बड़ी है। तो देख रहे हो कैपरी का साइज, एक की कैपरी इतनी है, एक की और लंबी, और एक की थोड़ी और लंबी। तो जो कैपरी का साइज है वो अनप्रिडिक्टेबल है, किसी की कैपरी लंबी होती है, किसी की कैपरी छोटी हो जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है। तो भाई जो कैपरी है वो कैसी है, अनप्रिडिक्टेबल है। वो क्या है, वो चेंज होती रहती है, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, चेंज होती रहती है। तो कैप्रिसियस का मतलब हो गया अनप्रिडिक्टेबल, और कैपेसियस का मतलब होता है क्या, स्पेसियस, मतलब कि बहुत जगह होना, कैपेसिटी। ठीक है, तो जो कैप होती है, कैप को जो जगह चाहिए, बहुत जगह चाहिए, क्योंकि कैप कहाँ पहनी जाती है, कैप पहनी जाती है भाई एकदम सिर पे। और सिर क्या है, ऊपर जो हेड है वो सबसे ज़्यादा जगह है, मतलब वो ही सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट। इस तरीके से याद करो, सबसे ज़्यादा जगह, सबसे ज़्यादा जगह किसको चाहिए, कैप को चाहिए, ऊपर कैप पहनने के लिए। ठीक है, और कैपरी क्या करती है, अपनी साइज को चेंज करती रहती है, अनप्रिडिक्टेबल है। भाई याद करने का तरीका है, अगर आपके पास कुछ और तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम याद करेंगे आर्डेंट और आर्डस। आर्डेंट, आर्डेंट का क्या मतलब है, आर्डेंट का मतलब होता है भाई इच्छुक, इच्छुक। और आर्डस का मतलब होता है भाई थकाने वाला, थकाने वाला। अगर हम लोग हार्ड काम करेंगे, हार्ड काम अस, हम अगर हार्ड काम करेंगे तो हम थकते हैं, हार्ड काम करके अस थकते हैं। और आर्डेंट क्या है, आर्डेंट, हार्ट एंड, आर्डेंट इसको बोलो हार्ट एंड, मतलब पूरे दिल से, मतलब दिल की पूरी ताकत से, लगाव से, पैशनेट होकर किसी काम को करना, हार्ट एंड, आर्डेंट, हार्ट एंड। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका आर्डस, हार्ड अस काम करेंगे तो थक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिस। ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, एकॉम्प्लिश, ये है एकॉम्प्लिस। ठीक है, याद रखना दोनों के मतलब बहुत अलग हैं। इस एकॉम्प्लिस वाले का मतलब है जो इंसान किसी क्राइम में किसी का पार्टनर होता है तो वो उसको बोला जाएगा एकॉम्प्लिस। और एकॉम्प्लिश, जो प्लिश है, इसका क्या मतलब होता है, कंप्लीटिंग द टास्क, कंप्लीटिंग द टास्क सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। तो अब कैसे याद करोगे भाई, यहां हमको याद करना है पुलिस, ये जो लास्ट में पुलिस लिखा है ना, पुलिस, ये पुलिस से याद करो, जहां पुलिस की बात आएगी वहां पे ये क्राइम रैम की बात आ जाएगी। ठीक है, और जो बचेगा वो वाला नॉर्मल है। ये तो अकॉम्प्लिश योर टास्क की तो आपने सुना भी होगा, बट ये अकॉम्प्लिश से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी। तो याद रखना जो पुलिस की स्पेलिंग है ना, पुलिस, POLICE, तो आप पुलिस और पुलिस को कनेक्ट कर सकते हो क्राइम से, कि जो पार्टनर इन क्राइम है उसको पुलिस पकड़ेगी, और अकॉम्प्लिश का मतलब है अचीव या टास्क कंप्लीट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अफेक्शन, ये सब पढ़ेंगे। चलो एक काम करते हैं, आप लोग पहले कमेंट करके आज बताओ यार कि आप लोग को ये कैसा लगा। ठीक है, मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ पहले। हाँ भाई, समझ में आ गया सारा, ऐसे पढ़ा जाता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इसे पूरा कंप्लीट कर लोगे तो सही है,
नहीं तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना कि सर इसे कंप्लीट करा दो, तो मैं इसे पूरा पढ़ा दूंगा। नहीं तो हम कोई नया टॉपिक दूसरा अगर आप कहोगे तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।